नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू the 17th episode of Musical Musings. These interactive sessions are really helpful to all of us, which includes me also, to know various facets of musicians, challenges they face, opportunities they received. So it has been really an insightful educative journey for me in these last 16 weeks. Today I am joined by one of the best musicians I can say that younger generation has, Ustad Murad Ali Khan Sahab. Murad Ali ji is one of the topmost sarangi players, a great thinking sarangi player, musician I can say, with whom I have had the opportunity to perform also for quite a few concerts. I think if I have the permission to say so, that he is one of the most handsome musician we have with us. So without much ado, I would like to request my dear Murad Bhai to join this conversation and let us all know his musical journey through his words. नमस्ते मुराद भाई। नमस्कार, आदाब आदाब। आदाब। तो पहले तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे याद किया अपने इस खूबसूरत सीरीज में, और इतना सब कुछ मेरे बारे में वो कसीदे पढ़ दिए कि मुझे अब शर्म आने लगी है आपसे बात कर। नहीं, मैं ऐसे किसी को भी तारीफ, ऐसे झूठी तारीफ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक लेकिन आप सच्चे प्यार है। नहीं, आपका प्यार है, लेकिन और ऊपर से वो नाम के आगे उस्ताद, मेरी कल परसों भी बात आपसे हो रही थी कि वो लगाना थोड़ा सा भी अजीब लगता है हमें। खुद लोग लगा लेते हैं, उनका प्यार है उसको, मतलब मेरा बहुत उनके प्रति जितने भी लोग उतना प्यार करते हैं, बहुत जो उस्ताद के सामने हम लोग लगाते हैं, जो मैंने लगाया है वो आपका संगीत के लिए, आप में जो सरस्वती है उसके लिए। हाँ, लेकिन मैं उस्ताद की जगह शागिर्द बनने में ज्यादा भरोसा हमेशा से रखता हूँ। वो तो हम लोग कभी भी है ही, हम लोग तो शागिर्द ही है। तो बहुत सारे हमारे और आपके मित्र ज्वाइन हुए हैं, महुआ जी, नुपुर जी, गीता जी, इन्नी भाई भी, अरे वाह, इन्नी भाई को भी मेरा आदाब, और गीता जी को भी मैंने देखा, गीता जी को भी मेरा आदाब, महुआ जी, नुपुर जी, और जितने लोग जुड़ रहे हैं माशाल्लाह, तो सभी को मेरा आदाब। जी 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 जी, धन्यवाद मुराद भाई, आपने समय निकाला मेरे लिए कि आज आपके म्यूजिकल जर्नी के बारे में बात करने के लिए। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो खानदानी म्यूजिशियन हैं, आपके घर में ही घरानेदार म्यूजिशियन है आप, तो थोड़ा आपका जो आप 6th जनरेशन, 6ठा जनरेशन के आप म्यूजिशियन हैं, तो थोड़ा आपके दादाजी से लेके, आपके पिताजी से लेके कैसे आपका जर्नी शुरू हुआ, थोड़ा बताएंगे तो? मैं जी धनंजय भाई, मैं सबसे पहले बताऊं कि मैं मुरादाबाद घराने को मैं बिलोंग करता हूं, और मुरादाबाद हमारे देश में खास जगह ऐसी मानी जाती है, और आज भी, मतलब मानी पहले भी गई और आज भी, कि मुरादाबाद घराने में बड़े अच्छे गुनीजन, बहुत अच्छे बुजुर्ग उस्ताद लोग हुए हैं। हालांकि खास मुरादाबाद
क्योंकि जितने बुजुर्ग मुरादाबाद में रहते थे, बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो खास मुरादाबाद के थे। आसपास जैसे आधा आधा घंटे की दूरी पर कुछ जमाने में गांव कह लीजिए या छोटे छोटे जिले कह लीजिए, वहां रहते थे। उसके बाद एक बड़ी जगह उस जमाने में हुआ करती थी मुरादाबाद, सब एक साथ आके रहने लगे। तो उसमें जैसे कुछ नाम ऐसे हैं कि जो जिनसे लोग बखूबी परिचित हैं, जानते हैं उनके बारे में। जैसे उस्ताद अहमद जान तिरकमा खां साहब, वो खास मुरादाबाद के। अरे वाह। उनका उनका बाज फर्रुखाबाद घराना वो जाते थे, लेकिन वो रहने वाले खास मुरादाबाद के। या उस्ताद अमान अली खां साहब, जिनको भिंडी बाजार कहा जाता है, भिंडी बाजार घराना। हालांकि भिंडी बाजार घराना हमारे लिहाज से वो नहीं है, क्योंकि वो तो भिंडी बाजार में रहते थे। और या उनके जो बुजुर्ग थे, उस्ताद छज्जू खान साहब, नजीर खान साहब, ये सब लोग मुरादाबाद के। तो एक गाने का फैमिली मुरादाबाद में, तबले की फैमिली मुरादाबाद में, तबले की और भी एक फैमिली उस्ताद मसीद खान साहब, करामतुल्लाह खान साहब, तो ये तबले की फैमिली खास मुरादाबाद की ये लोग। और एक हमारे परिवार जो सारंगी को की लेगेसी को, अलग अलग परिवार में अलग अलग शैलियों को मुरादाबाद घराने में। आपको पता ही है कि भिंडी बाजार घराना, अगर चलिए मानते हैं कि अमान अली खान साहब ने काफी प्रचार किया उसका, और इधर उस्ताद अहमद जान तिरकमा खां साहब या उस्ताद मसीद खान साहब, उन्होंने पूरा बंगाल में बहुत तबले का प्रचार किया। इधर हमारा परिवार सेवा कर रहा है। तो मैं इस खानदान को या इस घराने को बिलोंग करता हूँ, तो और थोड़ा डर लगने लगता है कि ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार, ऐसे ऐसे उस जमाने के, जिनको नाया के जमा कहा जाता था, वो कलाकार हुए। तो वैसा गाना बजाना तो सुभान अल्लाह, क्या इस जमाने में तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर उन बुजुर्गों की थोड़ी बहुत भी खुशबू आ जाती थी, या थोड़ा बहुत भी उनका एक बाल बराबर भी एक थोड़ा सा असर आ जाए, तो समझ लीजिए कि ये तो जिंदगी में बड़ा काम हो गया। जिंदगी से नाम होना या फेमस होना, ये तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, वो भी फेमस हो जाते हैं। लेकिन ऐसी जिम्मेदारी को आगे लेके जाना, वो बड़ी बात है। बस यही दुआ करते हैं और इसी कोशिश में है कि उसको बरकरार कर सके, रख सके आगे कभी। आप मतलब आपको जब भी आप छोटे थे तो आप खुद सारंगी सीखना चाहते थे, मतलब आपका और या आपके मम्मी पापा को पापा ने देखा कि आप म्यूजिकली आप इंक्लाइंड हैं, आप और आपके भाई? जैसे जैसे आपको पता ही, मैं छठी पीढ़ी में हूँ। तो मैं पहले अपने जो फैमिली के बुजुर्ग मुरादाबाद घराने के, लेकिन मेरी जो परिवार की बुजुर्ग, वो जहाँ तक मैंने अपने दादाजी से सुना उतना याद है, और उन्होंने अपने दादाजी से सुना था। तो उन्होंने हमें बताया कि उस्ताद सगीर अहमद खां साहब, तो उसके बाद उस्ताद फकीर अहमद खां साहब, फिर मेरे परदादा उस्ताद रफीक अहमद खां साहब। तो 3 जनरेशन तो ये हो गई, सब सारंगी नाबाज। और उसके बाद मेरे दादा से लेके अब तक मेरे दादा उस्ताद सिद्दीक अहमद खां साहब, मेरे वालिद उस्ताद गुलाम साबिर खां साहब, और छठी जनरेशन में मैं आया। और अब माशाल्लाह हमारे बच्चे, तो बेटा है, भतीजे हैं, तो वो 7th जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस कोशिश है कि ठीक तरीके से कर सके। मतलब कैसे आपके चारों आपके प्रारंभ कैसे हुआ म्यूजिक का? जी मैं अभी आ रहा हूँ कि ये तो लेगेसी का एक मैंने बताया। सारंगी से पहले 3 साल गाना सीखा। अरे वाह। दादाजी से मैंने और फतेह भाई ने। अच्छा। तो बकायदा मतलब 7-8 साल की उम्र होगी, 7 साल की उम्र होगी शायद ख्याल से। तो उस वक्त बकायदा जो उस उम्र में भी 3 साल उन्होंने गाने की अच्छी तालीम देना शुरू करी हमें। तो बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, सब उस वक्त जैसे उस उम्र के जो बच्चे गाते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे रागों में बंदिश की सरगमें शुरू करी। भैरों में बंदिश की सरगम पहले बताई, जो खास हमारे घराने का, हमारे खानदान का एक चलन है, बच्चों को कैसे शुरू करवा। तो जो ट्रेडिशनल जो बंदिश की सरगमें होती, तो वो मीरखंड के पलटे वगैरह वो नहीं, जो सरगम होती, तो यमन में, सूर्या में, या गौरव कल्याण में, अभोगी में, इस तरह के रागों में वो बंदिश की सरगम है।
फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर बंदिश हो जिसमें बोल है वो शुरू करें। तो वो जो गाने के 3 साल 4 साल तालीम ली है, उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ सारंगी में, क्योंकि वो तालीम जो मैंने गाने में ली थी वो और सारंगी की तालीम सेम होती, सिर्फ टेक्निक है जो थोड़ा सा फर्क है, तो उंगलियों का रख रखाव या वो। तो इस 3-4 साल के बाद फिर मेरे वालिद साहब ने पूछा, हमने सोचा कि मुझे सारंगी अब कंटिन्यू करनी चाहिए, तो मतलब शुरू करनी चाहिए कि जो पारिवारिक एक वो साज है, परंपरा चली आ रही है बुजुर्गों से। तो मेरा शुरू से ही मन था कि सारंगी सीखूं। तो वालिद साहब से कहा कि मैं सारंगी सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर फतेह भाई से पूछा तो उनका रुझान सितार की तरफ था, तो सितार बताया गया। तो इस तरीके से सारंगी की फिर तालीम मेरी शुरू की दादाजी से। तो बाकायदा, हालांकि मेरे घर में सारंगी है दादाजी या वालिद साहब, लेकिन बाकायदा फिर वो शागिर्दी हुई, गंडाबंद शागिर्द हुए। और फिर वो शुरुआत शुरू में नहीं हुई, लेकिन यह है कि कुछ दिनों के बाद फिर वो शागिर्दी हुई बाकायदा, जिसे होनी चाहिए। और उसके बाद फिर अब तक वो तालीम जारी है। दादाजी तो अभी नहीं है, लेकिन ये कि सीखना तो अभी भी चलता है। जब भी कोई जरूरत होती है या कुछ वालिद साहब को लगता है कि ये चीज बतानी चाहिए तो जरूर बताते हैं। तो वो तालीम बचपने की तालीम बहुत मिस करते हैं। जो हर लिहाज से उस तालीम में डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। तो अब वो जरा थोड़ा सा बड़े हो गए तो थोड़ा सा वालिद साहब उस चीज को थोड़ा नहीं करते, लेकिन ये है कि वो वक्त कुछ और था। जी जी। मुराद भाई, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, कभी आपने चालू किया सारंगी सीखना? क्या होता? 10-11 मतलब इसी और उस टाइम पे आपको क्योंकि आपका उम्र काफी छोटा, टाइम पे आप छोटे तो थे, तो आपका साथ मैं तो अभी भी आपको तकलीफ होता था मतलब उस उम्र में? जी देखिए, सारंगी क्योंकि यही एक साज है जो क्यूटिकल से बजाया जाता है। ये अपर पार्ट ऑफ नेल्स जो जी जी यहाँ से बजाया जाता है, और दुनिया में कोई साज नहीं जो इस जगह से बजाया जाता है। जी जी। तो इसलिए मैंने किसी पहलू में से कोई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो इंडिया में है चाहे विदेश में हो, बहुत सारे साज हैं जो सिमिलर लगते हैं, जो यहाँ से बजाए जाते हैं, लेकिन वो सारंगी की ही फैमिली को बिलोंग करेंगे। तो शुरू में तो थोड़ी तकलीफ होती है, ब्लीडिंग भी हुआ, लेकिन उस वक्त जब ब्लीडिंग होता था तो हमारे दादाजी कहते थे कि रियाज नहीं रोकना, क्योंकि वो नखून अपनी जगह बनाते। तो उस वक्त तो वो जो आर्टिफिशियल नेल्स आते हैं ना, वो तो नहीं लगा सकते थे, वो तो जो सरों दबा है वो लगा सकते जी। तो वो हार्ड पेपर, जैसे सिगरेट की डिब्बी होती है ना जी, पैकेट जो सिगरेट का होता है, उसको काट के नकली वो नखून टाइप का बनाना और उसको धागे से लपेट देना, या उसको गम से चिपका देना। पहले गम से चिपकाना और उसको धागे से तीनों उंगलियों में लपेट देना और फिर रियाज करना। तो अभी तो बहुत सुविधाएं हैं, बैंडेड लगा लीजिए, कुछ भी लगा। तो अभी भी कभी कभी स्टेज पे ध्यान बटे तार अंदर घुस जाता तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कई बार स्टेज पे ऐसा हुआ कि बजाते बजाते देखा तो तार लाल हो गया। अरे बाप! अच्छा, पर बाद जब पता चलता है कि कट गया तब तकलीफ होती है, उससे पहले देखो मत तो बजाते रहो। संगीत में घुसे रहते हैं आप तो उसमें तो हम लोगों को याद ही नहीं आता है। मतलब वो गर्म जोशी होते ना, मतलब किसी सोलो बजा रहे हो या किसी गायक कलाकार के साथ संगत कर रहे हो तो ध्यान उधर ही रहता है, और अचानक नजर पहुंचती है तो और ही ब्लीडिंग शुरू। और अब स्टेज पे तो कुछ नहीं कर सकते। जी जी। सारंगी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वोकल के साथ इतना मतलब अच्छा उसका एक तालमेल हो सकता है कि सारंगी एक साज है जो गा रहे हम लोग उसको निकाल सकता है कंपनीमेंट में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि
क्या रीजन हो सकता है कि सारंगी का जो प्रसार और प्रचार होना चाहिए था, कि जो हिंदुस्तानी संगीत जो इतना मतलब फैल चुका है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस प्रकार से सारंगी बजाने वाले या सारंगी सीखने वाले आपको लगता है कि बड़े हैं उतना, या और भी काम सारंगी में हो सकता है? देखिए, जितना मुझे मैंने बुजुर्गों से सुना है जी कि एक जमाने में तो जो पुराने गुरुजन सारंगी नवाज थे वो तो भरपूर, एक मतलब जिसको सुनना है वो सुभान अल्लाह, उनका एक अलग एक खुशबू नजर आती थी कि हाँ ये पुराने उस्ताद हैं, पुराने पंडित जी, मतलब लाइक अगर पंडित रामनारायण जी की बात करें तो उनका एक इंडिविजुअल स्टाइल, दूर से लोग सुनकर समझ जाते हैं पंडित रामनारायण जी बजा रहे, या उधर गोपाल मिश्रा जी का स्टाइल वो बिल्कुल अलग स्टाइल। तो वो उनकी उन सबकी, उस्ताद शकूर खान साहब की या उस्ताद साबिर खान साहब की या मेरे दादाजी का एक अलग अंदाज था। तो इस तरीके से अलग अलग घरानों में जो जो बुजुर्ग हुए हैं, जैसे उस्ताद अब्दुल लतीफ खान साहब, उनका एक अलग बहुत खूबसूरत अंदाज था। तो उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी थी, जो उनकी खुशबू लोग सुनते थे कि हाँ ये उस्ताद सुल्तान खान साहब का हाथ लग रहा है, ये उस्ताद साबिर खान साहब का हाथ लग रहा है, ये उस्ताद शकूर खान साहब का हाथ लग रहा है, तो पता चलता था। गवैयों के साथ जब सारंगी बजी, उसकी क्या वजह रही हैं, वो बहुत अलग अलग मुख्तलिफ उसके पहलू हैं। तो उन पहलुओं को ना करते हुए सारंगी बहुत अच्छी बजी और बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ है। तो उस जो अच्छा काम हुआ है उसको मेरे ख्याल से ज्यादा चर्चा में आना चाहिए। जो अगर कोई माइनस पॉइंट है उसको, जब 100 में से अगर 95 अच्छा काम हुआ तो उन 95 को जरूर आगे करना चाहिए। वो 5% हर गाने बजाने वालों के साथ रहता है, चाहे वो कोई भी साज हो या कोई गवैया हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी साज या कोई भी गायक कलाकार या कोई भी घराना मुकम्मल हो, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो ना कोई लिख के दे सकता है कि भाई गाना बजाना हम पर खत्म हो गया, अब तो कोई और कर ही नहीं सकता। वो अच्छे अच्छे बुजुर्ग हर घराने में हुए, अच्छे अच्छे लोगों ने खिदमतें करी हैं, तो वो अच्छी चीज है। तो उस जमाने के बुजुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया। फिर एक दौर ऐसा है जब सारंगी कम हो, सारंगी को सीखने वाले कम हो। उसकी वजह यह है कि लोगों ने, मैं जरूर मानता हूँ कि सारंगी थोड़ा मुश्किल साज है, क्योंकि फ्रेटलेस है, पर्दे नहीं है। तो सरोद में भी पर्दे नहीं है, लेकिन सरोद तो माशाल्लाह कम नहीं हुआ, और अल्लाह मियां हर साज को बढ़ोतरी के रास्ते में रखे, और अच्छा अच्छा लोग रियाज कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जो मेहनत करता है उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन सारंगी क्यों कम हुई, वो हवा बना दिया, अरे सारंगी बहुत मुश्किल है, सारंगी बहुत मुश्किल है। कभी उसको मुश्किल कहकर, कभी संगत के नाम पर कहकर, कभी सोलो के नाम, मतलब उसकी वजह बहुत है। इसलिए मैं वो नेगेटिव चीजें नहीं शेयर करना चाहता, क्योंकि अभी फिर से मैं वो नेगेटिव चीजें कहूंगा तो लोग फिर डर जाएंगे हवा के भी सारंगी। तो मेरे ख्याल से सास कोई सा भी हो, अगर मेहनत करते हैं, अच्छी तालीम लेते हैं, अच्छे आपके गुरु हैं, सही सलाह दे रहे हैं, सही तालीम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर साज में वो खूबी है कि जो उसको आगे तक लेके जाया जाए। और अब माशाल्लाह इस दौर में देखिए तो हर जगह सारंगी नए कलाकार बजा रहे हैं और अच्छा अच्छा बजा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं बच्चे, तो बड़ी खुशी होती है। हर घराने में 4-4 5-5 बच्चे हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, हर घराने में हमारी उम्र के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और माशाल्लाह उसको देख के लगता है कि हाँ अब सारंगी का फ्यूचर और आगे अच्छा और बेहतर होगा। अभी भी बेहतर है और बेहतर होगा इंशाल्लाह। और बात वहीं आके रुकती है कि आप तालीम कैसी दे रहे हैं और आप मेहनत कैसी कर रहे हैं। पता चला तालीम अच्छी दे रहे हैं, मेहनत ठीक नहीं हो रही है, तो वो भी कहना ठीक नहीं है कि अगर तालीम आपको अच्छी मिल रही है, मेहनत तो आपको खुद ही करनी है ना, वो तो कोई गुरु या उस्ताद नहीं करेंगे। तो भैया तुम्हारी जगह रियाज भी मैं ही कर लेता हूँ। जी जी, वो तो आप लोग बहनो, लेकिन रियाज मैं करूंगा। जी 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 जी। तो वो तो खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। जितनी जो मेहनत करता है और जो करेगा वो उसको फल मिलेगा। वाह वाह। वो तो एकदम सही है। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि
ये जो साज है, अभी जैसे मैंने भी आपके साथ काफी कॉन्सर्ट गाए हूँ, आपका काफी कॉन्सर्ट्स मैंने सुना हूँ, लाइव कॉन्सर्ट। जी जो साज आपकी है, वो गाने जी का हर एक अंदाज, जैसे मींड मींड जैसा एक काम, बहुत सारे कुछ जी निकाल सकते हैं आप सारंगी में, लेकिन जो जी मींड का काम है वो हारमोनियम में मुश्किल है। वो जी जो रेगुलर अकम्पनीमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो हारमोनियम है, तो उसमें वो मुश्किल है। अभी काफी रागों में मींड तो है ही, वो तो लेना ही पड़ता है कलाकार को, क्योंकि वो मींड प्रधान राग रहती है। तो उस टाइम पे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, अरे सारंगी हुआ तो आज इसमें चार चांद लग जाता था गाने में। हाँ तो ऐसा मेरा एक क्योंकि देखिए आप अभी साउथ इंडिया में पूरा साउथ इंडिया में अगर आप लेते हैं, बैंगलोर में फयाज खान साहब है और उनके बेटा बजा रहे हैं, हम्म तो उनको छोड़ के दूसरा मतलब हम लोग को है ही नहीं इधर साउथ इंडिया में। अभी महाराष्ट्र हम्म में ठीक है, अभी फारूक भाई आ चुके हैं, मिश्रा भाई लोग दोनों रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो अभी मुंबई में भी वो सारंगी का हाँ, 10-15-12 साल से अभी तो इसके लिए मैंने पूछा, कलकत्ता में भी है, दिल्ली में तो आप है ही, तो मेजर सिटीज में है, तो इसके लिए मैंने ये मेरा प्रश्न था। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इसका जो नजदीक का वाद्य मानते हैं इसराज और दिलरुबा को? नहीं नजदीक का तो नहीं कहेंगे, सिर्फ एक ही सिमिलरिटी है बो की, ओके ओके। कि वो बोइंग इंस्ट्रूमेंट है। और ओके। नजदीकी इसलिए नहीं क्योंकि दोनों साजों में पर्दे हैं, फ्रेटलेस नहीं है। हाँ करेक्ट। जी जी। तो नजदीकी साज सारंगी के सारंगी जैसा अगर कोई है, हम्म, तो जो जो फ्रेटलेस है वो उसमें भी मतलब फर्क तो है। वो प्लग इंस्ट्रूमेंट सरोद है, जिससे जी उसमें फ्रेट नहीं जी है। जी तो उसके लिए तो रियाज आपको वैसे ही करना पड़ेगा कि आंखें बंद करके अगर गंधार लगा रहे हैं तो गा पे ही उंगली जाएगी, जी जी है ना। वो जैसे हवा में गिरे लगाते हैं, जी उसको कह सकते हैं। जी तो मुश्किल काम है कि जी आपको पता नहीं है कि गंधार या मध्यम और या शुद्ध या तीव्र या कोमल कहाँ है। जी जी तो ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सितार बहुत आसान है या नहीं दिलरुबा नहीं, या ताशे नहीं बहुत आसान है। मेरा ये कहने का बिल्कुल वो नहीं। सब साजों की अपनी अपनी अलग खुशबू है। जी लेकिन जो आपने बात की कि नजदीकी वाले, तो नजदीकी का मतलब जो अगर मान लीजिए सरो जो सारंगी की जो छाती होती है, जी हड्डी का काम हो रहा है, उसको मैं स्टील की लगा दूं और या कुछ उसमें कुछ तार ऐड कर दूं। हालांकि सारंगी के थोड़े से मैं इतिहास में जाऊं तो पहले सारंगी में 4 मेन स्ट्रिंग होते थे। ओ हाँ जी, वो तो इसमें आप देखेंगे सारंगी के वो जो 4 कोटियां लगी हुई होती है ना, जी तो वो 4 पहले सा पा ऐसे होता था ओके ओके पुराने जमाने में। जी उसके बाद जब धीरे धीरे थोड़ा सा जो गुनीजन है उन्होंने जो चेंजेस जो लेके आए, जी तो उसमें से फिर वो चौथे स्ट्रिंग को हटा के बेस का एक तार लगा दिया जो रेजोनेंस करता है, जी चाहे वो सा में मिलाए या पंचम में मिलाए या गंधार में मिलाए। लेकिन जी उसको 4 की जगह 3 कर दिया, सा पा सा। तो एक मेन तार हो गया चौथा अपना, फिर एक मध्य पंचम सा, और फिर तरंग में मागा रेसा जी छोड़ो। और अगर हम संगत कर रहे हैं, बहुत सारे जो गायक कलाकार उनकी वो खरज तक आते हैं, जी या राग अगर है मान लीजिए पूरी आए जैसे रा र ना वाह ना, तो वो पूरा साथ तक आएगा। वाह हालांकि कुछ कुछ सारंगी नवाज ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने संगत में और गायक कलाकार भी ऐसे कि नीचे खरज से सा के बाद नी भी चलेगा। ओ उसमें क्या करेगा सारंगी, तो अब सा के नीचे तो वो कोई चीज ही नहीं है। जी लेकिन वो उस पहले के जमाने में सारंगी नवाज ऐसी संगत करी कि वो उनको इतना अंदाजा अंदाजा था, खूटी भी उनके कहने में थी कि सा के नीचे भी वो खूटी से ही नहीं चलेगा, सा नी नीचे चलेगा, ओ और फिर उसको वापस सा पे लेके आ जाए। तो वो उस जमाने के एक तो साथ संगत अच्छी होती थी, गायक कलाकार सारंगी को लेकर खुश होते थे। और हारमोनियम की जैसे बात करी आपने कि हारमोनियम में भी हारमोनियम की अपनी एक खूबी है, एक खासियत है, तजुर्बा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे बहुत सारे सारंगी नवाज उनसे मेरी बातचीत हो, पहले भी हुई अभी भी होती है। तो यही सारंगी होनी चाहिए या गायक कलाकार।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गायक कलाकार दोनों इंस्ट्रूमेंट को रखे तो उनको दोनों खूबियां मिलती हैं। जी जहाँ अगर वो सरगम करते हैं, जी सारंगी में भी सरगम होती है, ऐसा नहीं है कि सारंगी में नहीं होती, जी लेकिन अगर उनको सरगम करनी है तो वो हारमोनियम में ज्यादा बेहतर होगा। जी और अगर आकार की तान है जी तो जैसे हम लोग जब सरगी में बजाते हैं तो सरगम पता चलती है। जी सारे गा मा पा धा, या कोई भी एक चीज गा गा रे सा नी नी धा पा 10 से बजाऊंगा तो भी पता चलेगी, और जब आकार की तान होगी तो आकार की तान भी पता चलती जी है। तो वो दोनों इंस्ट्रूमेंट की खूबी नजर आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ, कुछ कलाकार हैं वो उनकी अपनी अपनी, जैसे मैंने कहा, सबकी अपनी सोच है जी कि अगर हारमोनियम हो सारंगी नहीं हो, सारंगी हो तो हारमोनियम नहीं हो। जी तो वो उनका अपना एक नजरिया है, हो सकता है वो मुझसे बेहतर सोचते हैं जी अपने हिसाब से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों इंस्ट्रूमेंट को रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये इसी के टॉपिक के ऊपर मैं एक आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि दोनों इंस्ट्रूमेंट रखने से, हाँ, मेन आर्टिस्ट को तो ऑब्वियसली दोनों की जो खूबी है वो मिल जाती है, हारमोनियम की खूबी। और इसमें एक हारमोनियम कलाकार के साथ आप जब भी कला करते हैं, मतलब संगत करते हैं, हारमोनियम और आप दोनों रहते हैं सपोज, तो एक अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होना मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे लगता है एक एक आपकी जोड़ी है सुधीर भाई, जो लाजवाब जोड़ी है। मैंने आप दोनों का काफी प्रोग्राम्स में शुभा जी के साथ और राशिद भाई के साथ काफी प्रोग्राम्स मैंने सुना है, और आपकी जो जोड़ी है बहुत कम लोगों में मैंने देखी है कि सारंगी और हारमोनियम में इतना अच्छी तालमेल। और मैंने एक बार आपने अब्बा जी के बरसी में अनीश जी के साथ सोलो में भी आप दोनों ने ही बजाए। जी जी जी, तो वो भी मैंने देखा है प्रोग्राम। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि दोनों का एक अंडरस्टैंडिंग हो। बहुत जरूरी है। देखिए सुधीर भाई माशाल्लाह वो लाजवाब कलाकार तो हैं और लाजवाब इंसान भी। तो और उनके साथ जब जब शोभा जी के साथ हमने टूर करा है तो बहुत सी ये डिस्कशंस हुए हैं, बहुत सारे गाने बजाने की ऐसी बातें, किस्से, या पुराने पुराने बुजुर्गों के। तो ये सब बातें हुई, पता चला कि उनको मेरा मिजाज पता है, मुझे उनका मिजाज पता है। तो सिर्फ गायक कलाकार का मिजाज ही नहीं, जो आपस में जो एक टीम बैठी हुई है, आपस में उनका भी मिजाज मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ताकि जब हम संगत करते हैं तो गायक कलाकार को डिस्टर्ब ना हो। पता चले कि कर रहे हैं और उधर सुन ही नहीं रहे, अच्छा तुमने एक बजा दिया तो एक मैं भी बजाऊंगा, और एक तुमने बजाया तो मैं भी सुनाऊंगा। तो वो जमाना भी था एक जमाने में जब दंगल हुआ करते। आपने जो वो वक्त की कॉन्फ्रेंस वगैरह या म्यूजिक फेस्टिवल या कॉर्पोरेट शोज, ये कुछ नहीं होता था। जैसे हमने बुजुर्गों, उस वक्त तो दंगल हुआ कि अगर कोई कलाकार दूसरे शहर में गए में तो वहाँ के कलाकारों ने एक महफिल रख ली और उन कलाकारों को बुलाया और फिर वहां पर गाना बजाना होता था, तो उसको दंगल कहा जाता था। फिर जो अच्छे सूझे हुए कलाकार उस जमाने में हुए थे, और कुछ ऐसे भी जो गाना बजाना जिनके ऊपर उस वक्त भी सवार था, आज भी सवार, कि अच्छा तो मेरे से अच्छा है तो मैं उसको ऊपर चढ़ के बजाऊंगा, अच्छा वो ऐसा गा रहा है तो मैं उसके ऊपर चढ़ के गाऊंगा। तो वो तो हर दौर में हुआ है, तो और अपने अपने हिसाब से हुआ है। लेकिन वो दंगली गाने बजाने में कोई रोक नहीं थी, रोक नहीं थी कि अगर सारंगी प्लेयर किसी गवैये की संगत कर रहे हैं और गवैये ने अगर गंधार तक तान सपाट मारी तो सारंगी प्लेयर अपने का रियाज दिखाने के लिए तीसरे सब तक चलेगा। तो उस गवैया देखता है कि भाई यार मैं गंधार तक क्यों, तुमने मतलब ये शो कर रहे हो कि मेरी जो रेंज है वहां तक नहीं है। तो अगर कुछ गवैयों की रेंज वहां तक है तब तो वो साथ में ले जाएंगे, कैसे तुमने कही तो एक मेरी भी लगी, चलो। लेकिन अगर किसी भाई गाना गाना वाकई बादशाह है, लेकिन रेंज भी तो होती है ना हर कलाकार की, गंधार तक, मध्यम तक, मैक्सिमम पंचम तक। बहुत कम गायक कलाकार ऐसे हो जिनकी तीसरे सप्तक की तान जाती थी। हुए ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन सभी तो नहीं। तो उस दौर में वो दंगली गाना बजाना हुआ करता था। अब जब जब रिकॉर्डिंग का जब सिस्टम आया
तो थोड़े से चेंजेस आए कि भाई रंगी को कितना वॉल्यूम देना है ना, और सिस्टम से वो रिफाइन हुआ, उसको अगर मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिफाइंड हुआ। उसके बाद जब डिजिटल आया तब तो वो ट्रैक ही अलग हो गए। तो उसमें ये भी हो गया कि सारंगी को इतना कम कर दो, हारमोनियम को इतना कम कर दो, और तबले को इतना कम कर दो। जी जी। तो उससे साउंड को या टोनल क्वालिटी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ अच्छी क्वालिटी आई है वहाँ थोड़ा सा हमने वो चीज खो दी जो नेचुरल आती थी। इंडिया रेडियो की रिकॉर्डिंग सुनिए, एक ही माइक लगा हुआ है, उसमें गायक कलाकार भी हैं और बजायक भी। जी जी। आज भी वो लोग सुनते हैं जी और कहते हैं कि यार क्या अच्छी संगत हो गई, तबले का क्या अच्छे ठेका लगा रहे हैं, चाहे वो विलंबित ताला हो या झुमरा हो या ठुमरी के में हो, दादरा हो, सारंगी की भी वही टोन आ रही है। तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी। तो वो डिजिटल साउंड ने हमारे एक कान अच्छा कर दिया तो एक कान थोड़ा खराब भी कर दिया। तो अब स्टेज पे क्या होता है, कोई भी साउंड ज्यादा आता है, चाहे तबला ज्यादा है, चाहे हारमोनियम ज्यादा है, चाहे सारंगी ज्यादा है, तो एकदम गायक कलाकार बोलते थे थोड़ा यार तबला कम करो, या थोड़ा यार सारंगी कम करो, या थोड़ा हारमोनियम कम करो। उस जमाने में ये कम बढ़ती करने का सिस्टम ही नहीं था, एक तो माइक्रोफोन ही नहीं था। ये तो बहुत ही अच्छा था। जी जी, नहीं सही है, सही सही। नहीं मैंने इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छा बताए पॉइंट कि आज इतना माइक और एकॉस्टिक्स के ऊपर हम लोग ध्यान देने लगे हैं कि उसका नेचुरल जो है, गायक कलाकार का हो या सारंगी हो, हारमोनियम हो, तो वो हम लोग छोड़ के सिर्फ उसके ऊपर इतना ध्यान देने लगे कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग म्यूजिक को बैक सीट पे डाल दिया और सिर्फ इसके ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं कि ये ठीक होना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए, वो होना चाहिए, रिवर्ब आना चाहिए। मतलब इतने सारे कंफ्यूजन में हम उलझे हैं अभी। मुझे तो कभी कभी वो समझ ही नहीं आता कि भैया ये मिड देना, मिड हाई देना, ये करना, यार ये क्या चीज है। ये क्या, मैं तो साउंड इंजीनियर को कहता हूँ भैया इधर आओ, ये मेरे सारंगी का टोन ऐसा कैसा आ रहा है, ये वहां तक पहुंचा लो, बस वो कैसे करोगे आप जानो, बस मुझे वॉल्यूम से मतलब नहीं, मुझे इतनी आवाज आए कि जो मैं अपने सांस को सुन सकूं, क्योंकि ये फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी जो फिंगर है वो फिंगर बोर्ड पर सही जगह है जी। बस उसके अलावा मुझे कुछ हो ये नहीं करना कि भाई मैं बहुत तगड़ा बजाता हूँ, ये बहुत छोटा बजाता हूँ, या ये तो सुनने वाले लोग अपने आप करेंगे जी जी, है ना। तारीफ करनी होगी तारीफ करेंगे, बुराई करनी होगी तो बुराई करेंगे, वो तो हालांकि अल्लाह करे में अभी तक कोई बुराई तो नहीं हुई है, और दुआ है कि ना हो बुराई। नहीं सही है, आप एकदम एकदम बात बताया आपने जी। सॉरी, मैं ये भी कहूँ कि इस जमाने में ऐसा भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साउंड को प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, क्योंकि हम यूज टू हो चुके हैं उस चीज से। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे कलाकारों को देखा है कि साउंड चेक करने गए तो पता चला एक ही आदमी घंटा भर लगा जी। तो ये हाइज और वो हाइज और ये थोड़ा सा ये कर देना, वो कर देना, और उसके बाद भी कॉन्सर्ट के बाद ये होता है कि यार साउंड अच्छा नहीं था। नहीं, इसका मैंने बताया कि साउंड का बहुत इम्पोर्टेंस है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं कि वो म्यूजिक से बढ़कर हो। हाँ, अल्टीमेटली आपका म्यूजिक अगर अच्छा है, ठीक है, माइक का कभी कभी अच्छा हो सकता है, अच्छा नहीं, क्योंकि माइक पर्सन के ऊपर होता है, हॉल के ऊपर होता है, अकोस्टिक्स के ऊपर होता है, तो बहुत सारे रीजन है उसमें। कि आप जैसे एकदम बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया कि सब घंटे 1 घंटे बैठ के उसको पहले साउंड चेक करने के बाद भी बाद में प्रोग्राम के बाद बोलते अरे यार मजा नहीं आज माइक का, आज ठीक नहीं, मेरा मॉनिटर ठीक नहीं था तो मेरा टोन ठीक नहीं। अरे तू इतनी देर क्यों लगा दी, 10 मिनट पहले आगे जितना होना था वो भी कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात। और ये सब डिपेंड करता है साउंड इंजीनियर के ऊपर कि अगर बहुत नॉलेजेबल है, उनको मालूम है सारंगी का टोन कैसा होना चाहिए, उनको मालूम है कि जो नेचुरल साउंड जी, क्योंकि कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ धनंजय भाई कि हम इधर जो बजाते ना, हमको अपने सांस की टोन की आदत है, लेकिन जब हम माइक के थ्रू सुनते हैं यार ये कैसा आने लगा, अगर अच्छा आ गया तो बहुत होगा, लेकिन जरा भी अगर वो टोन हमें नहीं मिलता तो फिर वो एक माइंड जो है ना
वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बार बार पूरे कॉन्सर्ट में वही जाता है कि भाई यार ये टोन कैसा आ रहा है, वॉल्यूम की फिक्र नहीं होती, ये टोन कैसा आ रहा है यार मेरा। जी जी क्योंकि लकड़ी तो है ना, लकड़ी में से वो टोनल क्वालिटी बाहर आ रही है, वो लोगों को पसंद आ रही है, बस यही तो ऊपर वाले का करम है। सही। लकड़ी में से आवाज आ रही है, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, सितार है, सरोद है या सारंगी है, आप ये सोचिए कि लकड़ी के साउंड में से वो टोन आ रही है, वो ऊपर वाला की तरफ से अलग मेहरबानी होती है, तभी लोगों तक वो टोन पहुंचती है और लोग उसकी तारीफ करते जी जी। आपने काफी लोगों के साथ आपने बजाए हैं, जाकिर हुसैन साहब से लेके सबके साथ आपने, बड़े बड़े कलाकारों के साथ बजाए हैं, नए नए यंगस्टर्स के साथ, अपकमिंग म्यूजिशियंस के साथ आप बजाए हैं। तो ये जो एकम्पनीमेंट में जो आप कैसे टेक्निक फॉलो करते हैं, मतलब क्योंकि हर एक कलाकार का सोच अलग होती है। आप जी जी राशिद भाई के साथ बजाते हैं तो उनका सोच अलग है, शिवाजी की अलग है, या यंगस्टर्स के कोई किसी के साथ बजाते हैं तो वो अलग है। तो एक सवाल मैं बाद में पूछ लेता हूँ उसको। तो आप एकम्पनीमेंट टेक्निक के बारे में आप कैसे सोचते हैं, मतलब कि आप एक कलाकार के साथ बजाते हैं तो आपका सोच कैसे होती है एक कंपनीज के हिसाब से? ये अच्छा सवाल है रंजन भाई, क्योंकि कलाकार, खासकर गायक कलाकार के साथ संगत करते हैं तो हर घराने के कलाकार, मान लीजिए अगर मैं राशिद भाई के साथ बजा रहा हूँ तो सैसवान घराना है, शुभा जी के साथ बजा रहा हूँ तो उनका एक अलग घराना है, किराने घराने के साथ बजा रहा हूँ तो अलग, आगरा वालों के साथ अलग, ग्वालियर अलग। तो शुरू शुरू में तो थोड़ी सी ये परेशानियां आती हैं, क्योंकि कुछ घरानों में जो मट्ठा फिरने की आदत, तो मट्ठा मतलब बराबर की ताल जी है ना, और कुछ घरानों में चौगनी की ताल भी लगा रहे हैं, कुछ घरानों में विलंबित ज्यादा होती है, कुछ घरानों में दुरुस्त ज्यादा होती है। जी जी। तो अलग अलग खूबियां हैं, कुछ घरानों में बंदिशें ऐसी होती हैं कि सुभान अल्लाह, कुछ घरानों के राग कुछ ऐसे हैं कि जो जिनको हम अछूब राग बोलते हैं या जो रेर राग होता है। जी। तो धीरे तजुर्बे से होता है, ऐसा नहीं है कि आप घर से निकले और सीधा आप संगत बढ़िया करने लगे, ऐसा भी नहीं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जहां तक मुझे अभी तक तजुर्बा हुआ है, सुनना जरूरी है, अपने अलावा दूसरों को सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपने घराने में अपने पिताजी से सीखे हों या दादाजी से सीखे हों, वो आपका अपना एक तालीम है, वो तो आपको पता ही है जी। लेकिन आप अगर जब आप संगत करेंगे किसी और घराने की, तो आपको उस घराने को भी सुनना होगा जी, है ना। बहुत सारी ऐसी बंदिशें हैं जो हमने सीखी हैं गाने में भी और सारंगी में भी, जब वही बंदिश हम किसी और घराने में सुनते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस पता चलता है जी। तो यार ये बंदिश हमने तो ऐसी सीखी, और ये तो अब क्या हम उनको गलत कहेंगे? नहीं, क्योंकि उनका घराने का स्टाइल, शब्दों में भी थोड़ा सा आगे पीछे होता है जी। लेकिन उनके घराने की उन्होंने वैसे सीखा, हमने ऐसे सीखा, तीसरे घराने ने किस अलग अलग, तो वो सुनकर उससे वो दिखिया सिखिया रखिया, जो बुजुर्गों की एक कहावत है ना कि देखने से जी, सुनने से और परखने से, तो हर घराने को सुनना चाहिए। ऐसा ही नहीं, वो रिजिड नहीं होना चाहिए, मैं मुरादाबाद का हूँ तो मैं मुरादाबाद ही के सुनूंगा जी जी, या मैं किसी भी घराने को बिलोंग करूँ, तो ऐसा नहीं। और दूसरे को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी उनके काम। तो अगर जैसे सब मैं अगर मुझे याद है कि जो कवियों की संगत मैंने शुरू करी, उसमें सबसे पहला नाम शुभा जी का है, फिर उसके बाद राशिद भाई, फिर पटियाला घराना, फिर किराना, फिर दिल्ली घराना। तो वो धीरे धीरे, क्योंकि फिर एक समय के बाद वो नॉलेज हो जाती है कि मुझे इनके साथ ये इतना बजाना है। अच्छा, कुछ गायक कलाकार ज्यादा संगत नहीं चाहते जी, कुछ गायक कलाकारों को लिपट कर संगत करने की आदत होती है कि भाई बिल्कुल जो मैं बजा रहा हूँ साथ साथ में बजे जी जी। अब ये तो संगत कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, कि अगर वो लिपट के बजा रहा है तो हूबहू तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि उनका
20 साल का रियाज या 20 साल का या 50 साल का रियाज है, आप ऑन द स्पॉट अगर 10 तानों में से 2 भी बजा रहे हैं तो बहुत है भाई, क्योंकि वो 10 तानों का रियाज 40 साल से करके आ रहे हैं। जी जी, वेरी ट्रू, वेरी। और आपको स्टेज पे बैठ के हुबहू निकाल, आप सिमिलर कुछ तान बजाइए ना। जी जी, जरूरी नहीं आप संगत करें, जो जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखा या दादाजी से, आपको जरूरी नहीं है कि अगर आपके हाथ से कोई छंद नहीं निकल रहा है, तानों का भी अलग अलग छंद होते हैं ना, वैरायटी, गमक की अलग है, सपाट की अलग है, तो अगर वो आपके हाथ से नहीं निकल रहा तो उसके पीछे मत भागिए। ऐसा ना हो कि उस चक्कर में हाथ बेसुरा पड़े, वो डेंजर जोन में रखिए। तो हो सकता है आपसे वो करिए, ताकि आप भी खुश, एक साफ सुथरा म्यूजिक बाहर जाएगा जी। और माइक्रोफोन एक एक चीज निकालता है जी। और वो, और स्टेज पे ये भी बता दूं कि जोश में आदमी ये सब चीजें भूल जाता है। जी जी। और धीरे धीरे जब तजुर्बा हो जाता है तो अगर भूलता भी है तो उसको एडजस्ट करने की आदत पड़ जाती है। अच्छा, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसको ऐसे समेट के लिए। जी। तो वो तालीम और वो दूसरों को सुनना बहुत जरूरी है अगर आपको संगत करनी है तो। बहुत सारे सारंगी नवाज हैं जो मना करते कि नहीं मैं सोलो बजाऊंगा, तो ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो सोलो बजाना तो सबसे इजी है, क्योंकि जो तालीम आपने अपने गुरु से या पिता से या दादा से लिए तो आपको वही प्रेजेंट करना है, तो उसमें आप जी जी। मैं इसलिए पूछा ये सवाल, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। क्योंकि अभी गायक, जैसे मैं गायक कलाकार हूँ, मुझे तो जैसे आपने बताया कि मैंने जो 30 साल से सीखा है वो आके मैं गाऊंगा। आप तो मुझे 5 या आधा घंटा पहले मुझे मिले हैं स्टेज से पहले जी। तो मेरा गाना जो है, आप जब भी मेरे साथ पहली बार दिल्ली में बजाए तो आपको तो पता भी नहीं होगा कि ये कैसे मतलब गाएंगे, कैसे इनका मिजाज रहेगा, गाने का जो तरीका। तो सडनली यू हैव टू लर्न। और जैसे आपने बताया कि एक आर्टिस्ट, मैंने आपको बोला होगा कि आप हाँ मेरे साथ ही बजाइए, चलेगा, जितना चाहिए उतना बजाइए। कुछ आर्टिस्ट बोलते हैं नहीं भाई, जितना मैं बोलता हूँ उतना ही बजाओ। तो ये सब संभालना एज एन आर्टिस्ट, इट इज सो डिफिकल्ट। कहने का भी मैं बताऊं आपको, कलाकार का इस तरह से कहना भी उसका भी तरीका होता है जी। कि अगर ऑन स्टेज अगर कोई गायक कलाकार किसी को कहता है कि यार थोड़ा सा कम, तो उसका भी एक तरीका होता है ताकि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और लोगों को भी सुना हो, उसकी रिस्पेक्ट रखते हुए, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर जो भी बैठा, चाहे हारमोनियम हो चाहे सारंगी। लेकिन कुछ कलाकार उस चीज को ना करते, वो स्टेज पर ही शो करते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा कम बजाइए, तो वहां से मिजाज दूसरा हो जाता है। जी। तो जो संगत कलाकार हैं, चाहे वो हारमोनियम हो सारंगी हो, उनका गाना बजाना जितना है उससे आधा हो जाता है, क्योंकि वो डिस्टर्ब होगा माइंड। जी 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 जी। और अगर हौसला अफजाई मिलती रहती है गायक कलाकार की तरफ से, तो वही काम वो ये सोचता है कि मैं और बेटर करूं। जी 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 जी। मैं इधर एक महुआ जी का एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने लिखा है कि आप तो इतने बढ़िया कलाकार है, उससे छोड़ के दूसरा और इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप आकर्षित हुए हैं? सारंगी। अच्छा, ये सवाल पूछा है भैया। ऐसा है कि ये अच्छा सवाल पूछा महुआ जी ने। और एक मिनट, एक मिनट मुराद भाई, और दूसरा उन्होंने एक सेंटेंस डाला है कि आप बहुत अच्छा तबला भी बजाते हैं। वो भी कथक का बोल सब बहुत अच्छा बजाते हैं। तो महुआ जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुराद जी का ये दूसरे एक रूप भी मुझे भी पता नहीं था, ये तो हमें बताने के लिए। नहीं, मैंने तबला सीखा नहीं है, क्योंकि घर में चाचा भी तबला बजाते हैं, भाई भी बजाते हैं। तो संगीत का तो एक माहौल बचपन से ही है, तो कभी तबले पे बैठे हुए तो बजा लिए, या मेरे जो छोटे भाई हैं अमान, वो बताने के लिए उस्ताद मंजू खान साहब आते थे, अभी भी आते हैं। तो अब अमान के बेटे को बता रहे हैं, तो मंजू खान साहब हबीबुद्दीन खान साहब की बेटी, उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब की बेटी। तो ऐसे ही चाचा साहब एक दो चीज मुझे बता दीजिए, तो उन्होंने गिना टीटे दा टीटे बता दिया, लेकिन उस पर रियाज कभी नहीं किया। गिना टीटे तो याद हो गया, हाँ भाई गिना टीटे दा टीटे धागीना धागे तीना गीना, बस ये पल्ला याद कर दिया, बस उसके बाद कुछ नहीं। वो बैठे बैठे, क्योंकि फिर एक समय में जब फील्ड में उतरे तो भारतीय कला केंद्र में जॉब करी थी मैंने, डांस की क्लास।
तकरीबन 6। तो वहाँ सारंगी बजाते थे और बस गर्दन नीचे लिए भी लहरा बजा रहे हैं। तो इतनी चीजें याद हो गई थी कि तो मैं ही बजाते थे। अरे वाह वाह। तो वो कभी कभी जब हम लोग रिहर्सल करते हैं, कभी अकरम भाई हुए उनका तबला लेके बैठ गए, कहीं टूर पर हैं तो तबला लेके बैठ गए, तो वो उनको पता है। और जितने भी मुझे जानते हैं लोग, उनको पता है कि इनको तबले का भी शौक है। ये तो रिदम की बात है। बाकी मुझे सारे साज बहुत पसंद है। जो जितने भी साज हैं उनकी जो खुशबू है, सरोद की एक अपनी खुशबू है, सितार की अपनी खुशबू, फ्लूट की, तो किस साज को ये कहें कि मुझे पसंद है। अच्छा बजाने वाले जितने होंगे वो सभी साज अच्छा बजाएं। वाह वाह। और नूपुर जी का एक सवाल था कि अच्छा, और उन्होंने पूछा है कि आपके पास कितने सारंगी है और कितना पुराना है आपका साज? हाँ, ये अच्छी बात है कि साज तो मेरे पास ऐसे तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि पुराने, क्योंकि साज है ना। हाँ, होंगे तकरीबन 8-10 सारंगी होंगी, और वो सब कम से कम 150-200 साल पुरानी है। ओह माय गॉड। जी। तो क्योंकि कोई किसी के हाथ की बनी हुई है, कोई किसी, और वो जो सारंगी का जो ऊपर का ये चेहरा का जो हिस्सा होता है ना, उसपे मेहराब बनी हुई है। आप देखेंगे तो या तो आप उसको किसी महल का वो दरवाजा मान लीजिए, या मस्जिद में मेहराब बनी हुई होती है वो मान लीजिए। तो उससे उसके ऊपर एक यहाँ निशान होता है, चिन्ह होता है। हाँ, उसको हम कहते हैं चिड़िया बनी होगी। तो जो उस जमाने के जो कारीगर थे सारंगी बनाने वाले, वो एक ट्रेडमार्क लगा देते उसके हिसाब से कि अगर इस तरह की चिड़िया बनी होगी तो ये वहां की है, अगर सिंपल ऐसा बना हुआ होगा तो ये बदायूं की है, ये या मेरठ की है, तो उससे सारंगी ना, अच्छा ये तो मेरठ है, अच्छा ये बदायूं की सारंगी है, अच्छा ये राजस्थान की, तो वो उससे पता चल जाता। तो जो सारंगी हमारे पास है उनको गुजरे हुए उन कारीगरों को मेरे ख्याल से 70-80 साल। तो अभी जो सारंगी हमारे पास है वो बिल्कुल मरने से पहले थोड़ा ना बनाई होंगी, उसको बनाए हुए भी 30-40 साल हुए होंगे, और फिर उनके उनके पिताजी ने बनाई होंगी। तो इसलिए मैं वो हिसाब लगा के रखते हैं कि अच्छा ये उनके पिताजी के हाथ की सारंगी है, तो ये कम से कम 150 साल पुरानी, 100 साल से तो कम की बात ही नहीं। हमारे साथ संदीप मिश्रा भाई साहब भी जुड़े हैं, तो आपको उन्होंने अच्छा, मेरा बहुत बहुत आदाब संदीप जी को। तो अभी अच्छा सारंगी इंडिया में बनती है, और बनती है तो किधर बनती है? देखिए, अभी नई सारंगी जो है ना, वो कुछ जगहों पर अच्छी बन रही है, लेकिन मैं बजाते या पिताजी हमारे नई सारंगी को प्रेफर ज्यादा नहीं करते। वो ऐसा हो गया कि 10 सारंगी में कोई एक अच्छी सारंगी बोल गई, अगर आपने उस पर कुछ रिसर्च किया, उस पर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं साज लेके आए और अच्छा बोलने लगा। जी। कुछ साज ऐसे हैं कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, उस पर रिसर्च चलता है। अच्छा, उसकी जो ब्रिज है वो ठीक नहीं है तो उसको चेंज करो, अच्छा स्किन ठीक नहीं, वक्त किसके पास है इस जमाने में कि जो करे। ये हमको आदत पड़ी हुई अपने दादाजी से या पिताजी से कि अगर सारंगी ले भी लिए तो उसके ऊपर रिसर्च बहुत होती है और उसमें बहुत टाइम जाता है। तो नई सारंगी अच्छे बना रहे हैं, उनको मैं मतलब बुरा भी नहीं कहूंगा, लेकिन भारी बहुत साज, और वो कौन सी लकड़ी से बनाते हैं, अगर अच्छी बोल गई तो वो सभी अच्छे हैं, और अगर अच्छी नहीं बोली तो चाहे वो पुरानी हो या नई हो, जी, वो तो साज, और पुरानी तो बोलती है, बुलवाने होना वाला होना चाहिए। जी, सही, बहुत 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 सही बात कही। आपने काफी फिल्मों में भी काम किए हैं, और उसमें अभी रिसेंटली अभी आप गुलाबो सिताबों में भी मैंने कहा एक्टिंग, सीन में, सॉरी मैंने कहा एक्टिंग नहीं नहीं, एक्टिंग कर सकते हैं आप, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया उसका, मैंने मैंने दाद दे चुका हूँ कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम म्यूजिशियंस वी हैव टुडे। इट्स अ ट्रू। आपने थैंक यू सो मच। आपने इस तरह से बोला कि मुझे लगा एक्टिंग, आपने फिल्मों में भी बहुत काम किया।
मैं काम करने के आप लायक है, ऐसे कुछ ये नहीं, मतलब डाउट ही नहीं है हमारे मन में। तो अभी आपने जो गुलाबो सिताबों में आपने बजाया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? तो थोड़ा उसके बारे में अगर शेयर करेंगे तो वो जी का क्वेश्चन है। जी अच्छा। हाँ, इतने इतने सवाल आ रहे हैं, वो देखिए माशाल्लाह काफी हुआ है। अच्छा, वो असल में मैंने फेसबुक पे भी लगाया था, और वो अपनी फीलिंग शेयर करी थी कि यूं तो फिल्मों में और भी बजाया मैंने, क्योंकि रिकॉर्डिंग फील्ड में कम से कम मैं 92 से रिकॉर्डिंग सेशन करता हूँ। वाह, उससे कम उम्र थी, तो धीरे 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 करते करते, तो जब ज्यादा की तरफ बढ़े, तो मेरी 95 में, मेरे ख्याल से शायद 95, शांतनु मोहित्रा जी से मुलाकात हुई एक स्टूडियो में। तो वहां से उनके साथ काम करने का एक सिलसिला शुरू हुआ, और वो उस वक्त जिंगल ज्यादा करते थे, और मतलब अच्छे अच्छे लेवल पे करते थे। और फिर उसके बाद तो कंटिन्यू, फिर उसके बाद बॉम्बे गए। तो ये उनका प्यार है, मोहब्बत का। मैं जो लोग यहाँ से बॉम्बे शिफ्ट हुए, कि उनको पुराने साथी कलाकार या दोस्त कह लीजिए, भाई कह लीजिए, तो वो याद रहे। तो जब जब उन्होंने मेरी सारंगी की जरूरत हुई, तो उन्होंने मुझे हमेशा याद किया। तो काफी फिल्मों में, जैसे लगे रहे मुन्ना भाई, वो भी उनका म्यूजिक था। जी, और लागा चुनरी में दाग, वो भी शांतनु भाई का म्यूजिक था। जी, जी, और ये जो गुलाबो सिताबो है, इसमें भी उनका म्यूजिक। जी, जी, तो उन्होंने मुझे फोन किया, मेरे ख्याल से ये लास्ट ईयर की बात है, कि ऐसे ऐसे एक फिल्म बन रही है, आप भी अपने तक ही रखिएगा। और मुझे लखनऊ का एक लोकेशन है, तो और उन्होंने जब तक नहीं बताया था मुझे कि कौन कर रहा है उसको, एक्टर कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर है कि जो बहुत बुजुर्ग हैं, और एक बुजुर्ग औरत भी हैं, और वो पुरानी हवेली है। तो मैंने उनको कुछ चीजें भेजी, यानी कुछ मुझे रिकॉर्ड करके भेजी। तो मैंने कहा ऐसा चाहता हूं, मैं सारंगी पे भी भेज देता हूँ, और कुछ बेगम अख्तर जी की चीजें भेजता हूँ। तो जो अगर लखनऊ का है और उस जमाने का दौर दिखाना है आपको, तो पीछे बैकग्राउंड में अगर बेगम अख्तर जी की गजलें चलेंगी या ठुमरी दादरा चलेंगे, तो अच्छा लगेगा। तो जब मैंने वो रिकॉर्ड करी, गा के भी करी, वो रहे काले घटार, जरा मोरा घबराए है तो जब उन्होंने सुना, तो कहने अरे यार तुम गा दो ना इसको। तो मैंने कहने मैंने तो आपको सुनाने के लिए भेजा, गाना वाना मैं नहीं गाऊंगा। तो कहेंगे अच्छा ऐसा है, मुझे सब रिकॉर्ड करके भेजो। और एक 1.5 मिनट का पीस कुछ ऐसा, कि जो मुझे सीन बताया कि हवेली है और ऐसा। तो मैंने उसको स्टूडियो बुक करके तो भेजा, पहले मोबाइल से करके भेजा। उसमें जितने ट्रैक्स मैंने अलग अलग, ये छा रही काली घटा, फिर उसको वो भी भेजा था, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे बना है। तो उसमें से जो सिलेक्ट हुआ, 2 महीने के बाद उनको सुना है कि वो शूटिंग हो गई, और वो उसी रिकॉर्डिंग पे हो गई माशाल्लाह, क्योंकि उनको चाहिए थी वो फील आने के लिए। तो कहें अब फाइनल उसका सब प्रोडक्शन बाकी है, बैकग्राउंड म्यूजिक का ये, तो ये वाला पीस जो भेजा था मुझे, इसको स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड कर। वाह, मैं स्टूडियो गया फिर को, और मेरे लिए खास इसलिए भी, शांतनु भाई तो खैर मेरे पुराने भाइयों में से हैं, दोस्त हैं, लेकिन मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ बचपन से। जी जी जी। तो दिमाग में था कि चलो अमिताभ बच्चन जी के लिए कभी फिल्मों में बजाएंगे। तो ये इत्तेफाक जब उन्होंने बताया कि ये बच्चन साहब की फिल्म है, और खुशी जब हुई कि जब 1.5 मिनट का पीस उन्हीं पर फिल्माया गया। वाह। तो जब वो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो पीस पूरा, जो एक 1.5 मिनट का पीस है, तो पूरा पीस उनके ऊपर फिल्माएगा, तो ये तो फीलिंग मुझे शेयर करनी चाहिए। जी जी, नहीं नहीं, सही बात, सही बात। और क्या बजाया आप उसमें? हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत, मतलब इतना उसमें, मतलब वो जो उनका घर, वो जो टूटा फूटा घर, और उसमें वो अच्छा फिट होता है वो आपने जो बजाया। वो घर में घूम रहे हैं ना, सब पुरानी चीजें लेके जा रहे हैं, और वो साउंड ये दिखा रहा है कि उनको पुराना एक, जी 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 जी, ना हो कुर्सी हो। जी 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 जी। मुराद भाई, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये 1 घंटे में खत्म होती है। तो नूपुर जी का एक लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ।
उन्होंने पूछा है अच्छा। कि भरत जी, जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं हम्म। तब आप उनको सारंगी के साथ कैसे जोड़ते हैं? देखिए, अच्छा सवाल है वैसे तो। जी और इसके अलग अलग पहलू हैं कि सारंगी के साथ हो या गाने के साथ हो, इस प्रकार के हमारा संगीत, जो हमारे खासतौर पर जो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वो इतना रिच है कि लोग खुद ब खुद जुड़ते हैं। जी जी और सिर्फ एक बार सुनने की वो होती है कि जिन्होंने कभी नहीं सुना तो उनको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अगर 10 मिनट बैठ के चुपचाप सुन लिया तो फिर वो 10 के पूरा घंटा पूरा कॉन्सर्ट ही। और विदेश में तो कोई वैसे भी नहीं उठता, ये जी तो हमारे ही है कि बीच में से उठ के चले जाते हैं, फ्रंट रो में से चले जाते हैं। जी जी। फोन पे बात लेकिन करें। विदेश में, हाँ, फोन फोन पे बात। पर आजकल तो आजकल तो मोबाइल ऐसे एक आ भी चुका है डिस्टरबेंस के लिए। सामने मैंने काफी लोगों को देखा कि फ्रंट रो में बैठे हुए कॉन्सर्ट देख रहे हैं और किसी से एसएमएस भी हो रहा है या व्हाट्सएप पे। फेसबुक। हाँ, आजकल तो सब सब चलता है। जी जी नहीं, जी अगर ये करना है कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम, तो जी आप जी 5 मिनट में बात चले जाइए। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि संगीत के जरिए लोगों को जोड़ते हैं, सभी सभी कलाकार जोड़ते हैं। और ये आप लोगों की दुआएं हैं कि मेरा साज सारंगी, अगर चाहे वो इंडिया हो चाहे अब्रोड हो, अगर सारंगी को सुन के लोग जुड़ते हैं तो ये तारीफ मेरे बुजुर्गों की। जी और सबसे पहले तो अल्लाह की तारीफ है ये कि वो तासीर दे, और मेरे उस्तादों की, मेरे बुजुर्गों की। बाकी तो जी जी जी। मुराद भाई, आपसे बात करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज है, क्योंकि आप इतने सालों से बजा रहे, इतने कलाकारों के साथ बजाए, खुद सोलो इतने अच्छा बजाते हैं आप। तो बहुत लेकिन अच्छी। ये इंस्टाग्राम की एक पाबंदी है कि ये 1 घंटे में खत्म हो जाती है। जी जी तो जी। अगर भगवान लेकिन चाहे बहुत तो अच्छा फिर से मिलेंगे। लगा इंशाल्लाह। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा धनंजय भाई, जो जो सवाल आपने जो जो पूछने चाहिए सवाल वो पूछे, और उम्मीद है कि वो मैंने ठीक ठाक उसके जवाब नहीं दिए नहीं होंगे। नहीं, जरूर जरूर, क्योंकि तो मुझे बहुत दिन से ये मन था, आपके साथ गाने का तो बहुत दिन से मन था। वो मेरा अभी 2 बार तो खत्म किया, मतलब वो मैं पूरा कर सका। आगे देखते हैं। मैंने आगे भी होगा इंशाल्लाह, जी, इंशाल्लाह। क्योंकि आपके साथ गाना मतलब हमें भी एक प्रेरणादायक ये व्यक्तित्व है। आपका प्यार है, बड़प्पन है आपका। आप खुद इतने लाजवाब कलाकार हैं, लाजवाब इंसान हैं कि बहुत कम लोग ऐसे कलाकार उनसे दिल जुड़ते हैं। जी जी गाना बजाना सब अच्छा करते हैं, लेकिन मिजाज और दिल दोनों मिलने चाहिए। जी जी जी। तो मुराद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत आपके बहुत डाला। शुक्रिया। आप और सबको, नुपुर जी, महुआ जी, सब आपने इतना टाइम निकाल के, आप आपका टाइम निकाल के हमारे साथ आप जुड़े। बहुत सारे कलाकार हमसे जुड़े, सबको मेरा मेरी प्रणाम। मेरी भी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। गीता सेठिया जी भी हाँ, गीता जी 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 जी। यूएस रहती है और बहुत अच्छा गाते हैं, अरे और वाह। बहुत अच्छी। जी जी जी। उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नमस्कार। और जितने लोग यहाँ जी जुड़े हैं, संगीत जी भाई हैं या और कलाकार जितने भी हैं, जी उनको सबको मेरा बहुत बहुत जी बहुत बहुत आदाब, बहुत जी बहुत जी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच और शुभ रात्रि, नमस्कार। ठीक है।